नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी लेट्स वॉक टॉक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लेट्स वॉक टॉक में हम एक नई टॉक में एक नया सामान्य जन की रुचि का और महत्व का विषय लेके आते हैं, तो इसी कड़ी में आज एक हम नया विषय लेके आए हैं जिसका नाम है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे जी की सीएम की सीट पे एक सस्पेंस बना हुआ था, जो अभी कुछ हद तक ठीक हुआ है क्योंकि 21 मई की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन की। तो इसी विषय को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पैनल में दो एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा डॉक्टर विशाल मिश्रा जी से, जो पोस्ट डॉक्टरेट हैं इजराइल से और जिन्होंने इससे पहले एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में भी न्यू दिल्ली में काम किया है। डॉक्टर विशाल मिश्रा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी पास करके अलग अलग जगहों में काम कार्यरत भी हैं। आजकल सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपका स्वागत है सर, नमस्कार। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं एडवोकेट ऋषभ पांडे जी। एडवोकेट ऋषभ पांडे जो हैं लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने ऋषभ पांडे जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से अपना लॉ किया है। ऋषभ पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज के विषय में हमने दोबारा, जैसा हम हमेशा करते हैं, आज का विषय भी 5 भागों में डिवाइडेड है। प्रत्येक भाग का जो भी टाइटल है वो आपको नीचे चलता हुआ दिख जाएगा और टाइटल के साथ साथ आप लोगों को मैं फर्स्ट टाइटल में जाने से पहले, अच्छा हमारे जो चौथे गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको लाइन पे ले लेता हूँ। दिग्विजय जी हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं, जो थोड़ा सा कुछ सेकंड से विलंब हो गया, बस अभी आए हैं। मैं आपका परिचय दिग्विजय जी से करवा दूं। दिग्विजय जी, जैसा कि हमने अपने इसमें भी मेंशन किया कि यूजीसी में एमएचआरडी में कार्यरत हैं और साथ साथ दिग्विजय जी एक पीएचडी के स्कॉलर हैं इस वक्त और दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। बीजेवाईएम बीजेपी का यूथ विंग जो है उसके नेशनल स्टडी सर्कल के नेशनल लेवल पे कार्यरत हैं। दिग्विजय जी वेलकम। थैंक यू। तो अब आज के पहले टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस टॉपिक के नाम के साथ बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं पैनल के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। आज का पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन इलेक्टेड मेंबर एज पीएम और सीएम। यानी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट नहीं हुआ है वो पीएम या सीएम बन सकता है? तो इसके लिए मैं आपको 2 आर्टिकल बता के अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और आर्टिकल 163 कहता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन स्टेट्स। तो आगे की चर्चा करने के लिए मैं हमारे पहले पैनलिस्ट जो कि डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हैं उनके पास जाऊंगा। तो सर इस विषय पे आप अपनी राय रखिए प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। देखो, जहां तक के इस बात का प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो क्या वो पीएम या सीएम के पद के लिए योग्यता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है या नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारा आर्टिकल 164 है उसका जो क्लॉज 4 है वो सीएम के मामले में स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि कोई भी ऐसा मंत्री जो है व्यक्ति वो 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है और उस 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने से पहले उसको किसी भी सदन का मेंबर हो जाना चाहिए। जहां तक आज हम लोग जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के संदर्भ में, महाराष्ट्र के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में, तो उद्धव ठाकरे जी ने 28 नवंबर 2019 को शपथ लिया था। ऐसे मामले में 27 मई तक उनको किसी भी सदन का मेंबर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वो क्या मेंबर मतलब हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीने के पहले अपनी मेंबरशिप ले लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक जजमेंट है 2001 का सुप्रीम कोर्ट का, बहुत फेमस जजमेंट है वो, एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के संदर्भ में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कट ऑब्जेक्टिवली इस बात को स्टेट किया है कि इट वुड बी सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू
permit an individual who is not a member of the legislature to be appointed as a minister repeatedly for more than 6 consecutive term। तो मतलब एक बार तो आप 6 consecutive, एक बार 6 महीने के लिए आप हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा अगर आप होते हैं तो इट वुड बी, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आपको मेंबर किसी भी सदन का लेना पड़े। okay. Thank you very much, sir. Now I would like to take this topic or this theme to Mr. दिग्विजय सिंह। तो जैसा कि दिग्विजय जी, जैसा जी विशाल जी ने हमें बताया, विशाल मिश्रा जी ने हमें बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि वो इलेक्टेड नहीं है तो भी वो व्यक्ति मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इस विषय में आपका क्या राय है, क्या मत है इस विषय में? First of all, a very good evening to everybody watching this show and my co-panelists, Sir and Rishabh ji, and Deepak Joshi. Thank you for inviting me. Deepak has been a dear friend in college, and so this is like in our constitution there is a very our constitution is basically not run by methods, but we can say by conventions. Our constitution is a product of conventions, and it's very organic. And it is obviously, as Vishal sir has said, that अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर नहीं है तभी वो पीएम और सीएम बन सकता है। हमने देवेगौड़ा जी के केस में देखा है, हमने चीफ मिनिस्टर के केस में सुशील कुमार सिंधे जी को देखा है, पृथ्वीराज चव्हाण जी को देखा है। सो आर्टिकल 164(4), जैसे विशाल सर ने मेंशन किया, इट क्लियरली प्रेस्क्राइब्स कि इफ एनीबडी इज नॉट इलेक्टेड और नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, ही हैज अ पीरियड ऑफ 6 months in his hand or her hand to become a part of the member, and then he can be a CM or PM, and he can remain the CM or PM. जो contestation है, जो impediment है, वो कहाँ है? वो ये है कि वो 6 months से पहले होना चाहिए। और अब कंटेम्प्रेरी पीरियड में आप देख रहे होंगे चल रहा है कि जो हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी पे ये प्रश्न उठ रहा है, या कोश्यारी जी के गवर्नर पे ये रोल उठ रहा है, ये रोल ऑफ गवर्नर पे ये प्रश्न उठ रहा है। ये दोनों का जो सामने मुद्दा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज उद्धव ठाकरे जी अब ये 6 month पूरा करने वाले हैं, और थैंकफुली अब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर ये इलेक्शंस नहीं हो सकते तो नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोसीजर था, गवर्नर के पास पावर था नॉमिनेट करने का, जो कि ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो, और प्रेसिडेंट के केस में वो पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है कि उन्हें बाय एड एंड एडवाइस ऑफ चलना, चाहे वो पार्डन पावर भी अगर हम देखेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जाके देखेंगे तब भी वो एड एंड एडवाइस पे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चेक एंड बैलेंस के मेथड से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन इलेक्टेड मेंबर्स कैन ऑब्वियसली बी सीएम एंड पीएम, बट देयर आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस जिसमें सीएम्स को भी ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये जो अब मुद्दा यहाँ तक उठकर आया है, इसलिए आया क्योंकि 6 महीने में उद्धव ठाकरे जी के पास भी चांस था कि वो पहले बहुत मतलब वो पहले इलेक्ट हो सकते थे, वो पहले पार्ट बन सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। So this particular issue is very sensitive because what happens that the opposition parties or the parties start blaming the governor, that the governor is using the constitutional tool as a power to manipulate or to control the state legislature, but that is not the case. The case is that there are conventions by which the governors also follow and the chief ministers also follow. So when you have a chance to become a member and there is a particular method prescribed in the constitution, you must go by that. So luckily Uddhav Thackeray has a chance now, and the government will stay stability because the Maharashtra is one of the most sensitive states. We are facing COVID-19, so it is in the best interest of the country that the constitution is followed and everything is followed. But the constitutional the articles prescribed the constitutional provisions must not be misused by any of the agents of the government, be it anybody. Thank you. थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जी। अब इसी पॉइंट को लेके, इसी मुद्दे को लेके हम हमारे अगले पैनलिस्ट ऋषभ पांडे जी के पास चलते हैं, जो एडवोकेट भी हैं। तो ऋषभ पांडे जी, जैसा कि विशाल सर ने भी बताया, दिग्विजय जी ने भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे तो कोई इशू नहीं है, देयर इज अ प्रोविजन। और खासकर विशाल सर ने एक जजमेंट की बात की, तो क्या आप इसी मुद्दे को, इसी टॉपिक को उस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में समझा सकते हैं हमें? देखिए, डॉक्टर विशाल जी ने काफ़ी इस केस के बारे में, जो लैंडमार्क जजमेंट है SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1997 का केस है, विच वाज डिसाइडेड इन 2001, इसमें साफ तौर पे कहा, इससे पहले भी कई बार ये केसेस इस तरीके के उठते रहे कि वेदर अ PM और CM और अ पर्टिकुलर मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट और द पार्लियामेंट
can become a minister in that particular state or in the union government. तो ये जो पॉइंट है ये तो पहले ही सेटल हो चुका है इन केस ऑफ एसपी आनंद वर्सेस एसडी देवगौड़ा एज वेल एज हरशरण वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन एट प्रेजेंट अगर महाराष्ट्र असेंबली में मिस्टर उद्धव ठाकरे के सीएम नॉमिनेशन की अगर बात करें तो इसमें ये विषय नहीं उठता है कि ये कोई भी नॉन इलेक्टेड मेंबर सीएम या पीएम हो सकता है. नहीं, बात है कि उनके 6 महीने का जो 164 जो क्लॉज है आर्टिकल 164(4) उसके हिसाब से अगर कोई भी मेंबर अगर एक बार अगर सीएम या पीएम या कोई भी मिनिस्टर अगर किसी भी हाउस गवर्नमेंट में बनता है तो 6 महीने के बियॉन्ड क्या होगा, क्या वो रिजिग्नेशन दे करके दोबारा से इलेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो जो लैंडमार्क जजमेंट एसआर चौधरी का है इसमें बस मैं एक फैक्ट जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि श्री प्रकाश सिंह तेज जो कि 9 सितंबर 1995 में इनको मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद में वो कंटिन्यू करते हैं एज अ मिनिस्टर. उसके बाद में वो विद इन 6 मंथ ऑफ पीरियड जो टाइम अवेलेबल है उनको हाउस में इलेक्ट होने का, उस पीरियड में वो इलेक्ट होकर के हाउस में नहीं आते हैं. उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट में चेंज होता है, सीएम रिजाइन करते हैं और दोबारा जो नए सीएम जो ओथ लेते हैं वो उन्हें दोबारा से एज अ मिनिस्टर इंडक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट में. सो इशू ये होता है क्या इस तरीके से कोई भी पर्सन परपेचुअल यानी कि पूरे 5 इयर्स तक के लिए 6 मंथ तक के लिए वो आए एज अ मिनिस्टर, देन वो रिजाइन करे, फिर से दोबारा से वो नॉमिनेट या फिर बाय द गवर्नर वो दोबारा से वो आ जाए एज अ मिनिस्टर, क्या ये बार बार किया जा सकता है? सो इसी पे लैंडमार्क जजमेंट है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रॉपर है, अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक विल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मिनिस्टर है उसे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट अगर वो एमएलसी के थ्रू अगर आता है. सो उस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि उनका जो भी नॉमिनेशन है वो पूरी तरीके से अल्ट्रा बायस है. सो ये उस केस का डिटेल. ओके. अब एक बात मैं और इसमें कहना चाहता हूँ, जो दिग्विजय जी ने अभी ये बात उठाई उसमें एक जो हम बात कर रहे हैं भी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को भी देखना होगा. स्पेसिफिकली एक सेक्शन है जो 151A. सो यहाँ पे बात ये उठती है कि जो वैकेंसी ऑलरेडी अभी है एमएलसी की महाराष्ट्र असेंबली में, वो फिल क्या गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे को एज अ एमएलसी. सो बात यहाँ पे आती है कि वो वैकेंसी जून 2020 में उसमें ओवर हो रही है. सो विद इन और 151A जो आरपी है वो कहता है अगर 1 साल के अंदर अगर वैकेंसी अगर अराइज हो रही है, अगर उसका टर्म खत्म होने का 1 साल अगर टाइम बाकी है तो वहां पे इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं. सो यहाँ पे गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है मिस्टर उद्धव ठाकरे को एज अ एमएलसी अपॉइंट करने का, क्योंकि इलेक्शन के 1 साल से कम का समय बचा है. सो यहाँ पे गवर्नर कहीं ना कहीं बाउंड नहीं है देखा जाए तो. Thank you very much, Rishabh ji. So now to conclude the first part, I would like to rewind it just for seconds. That आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163, 74 पीएम के कॉन्टेक्स्ट में और 163 सीएम के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि पीएम और सीएम होने चाहिए. और जहां तक बात रही कि क्या एक अनइलेक्टेड व्यक्ति पीएम या सीएम बन सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, बन सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है. अगर पीएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5, और यदि सीएम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4. बस कंडीशन ये है कि एक बार पीएम बनने के, अब आता हूं मैं एक सेकंड दिग्विजय जी, एक बार पीएम या सीएम बनने के बाद या कोई मिनिस्टर भी बनने के बाद व्यक्ति को विद इन 6 मंथ किसी भी एक हाउस से, चाहे तो अगर वो हम पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा, या स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल से इलेक्ट होके मेंबर बनना पड़ेगा. एक बार दिग्विजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, हम दिग्विजय जी की ओपिनियन ले लेते हैं. जी दिग्विजय जी. बस एक छोटी सी बात ऐड करनी थी. देयर इज वन प्रोविजन, जैसे एसआर चौधरी केस में 2001 और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि ऋषभ जी ने कहा, ही क्लियरली मेंशन दैट 1 ईयर का पीरियड होगा तभी इलेक्शन हो सकता है, वरना गवर्नर को ऐसे मतलब गवर्नर को आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं. बट दिस होल्ड्स
for the provision of election or by elections, you can tell, but it doesn't hold correct for और nomination. Nomination के लिए वो provisions अभी भी stand करता है. So governor is somewhere answerable in the case of Maharashtra. ओके, Yes. थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जी। तो पहला पार्ट कंक्लूड करने के बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, और आज का हमारा दूसरा पार्ट है प्रोसीजर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब हम प्रोसीजर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो पहले ये समझना आवश्यक है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा जहां पे डायरेक्टली इलेक्शन से चुन के लोग जाते हैं, और एक राज्यसभा जहां पे भी चुन के लोग जाते हैं लेकिन उनके इलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, आप और प्रत्येक व्यक्ति वोट नहीं देता उसमें। ऐसे ही कुछ स्टेट्स, आर्टिकल 168 कहता है, फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर, एंड फॉर 6 स्टेट्स, कौन सी 6 स्टेट हैं वो? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, 2 हाउसेज, यानी कि एक गवर्नर प्लस इन 6 स्टेट्स में जिनका मैंने नाम लिया वहां पे 2 हाउसेज, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको मिला के आपकी एक स्टेट लेजिस्लेचर बनेगी, और बाकी स्टेट्स के लिए सिर्फ एक ही हाउस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब इसी मुद्दे पे आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए कि प्रोसीजर फॉर इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, हम सबसे पहले ऋषभ जी के पास चलते हैं और ऋषभ जी से जानते हैं कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। तो ऋषभ जी, मैं आपके लिए ये टॉपिक ओपन करता हूँ एक सवाल के साथ एडिशन, कि अगर आप क्वालिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करके हमारे ऑडियंस को बता सकें प्रोसीजर पार्ट, तो काफी ठीक रहेगा सर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो प्रोसीजर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 171 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अनटिल अनलेस अगर पार्लियामेंट कोई नए रूल्स अगर फ्रेम नहीं करता है तो। आर्टिकल 171 के हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट फिक्स की है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स होनी चाहिए। लाइक अगर किसी स्टेट में अगर 100 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 33 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट्स या मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं लोअर लिमिट भी प्रिस्क्राइब करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विच इज़ 40, यानी कि किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो उसमें 40 से कम सीट्स नहीं होंगी उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये तो बात हो गई मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब इसके बाद जो इसका जो इलेक्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो जो मेथड वो हम जो उपयोग करते हैं वो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये मेथड डिटेल में क्या होता है, बट इसमें जो काउंसिल्स के जो मेंबर हैं उनमें भी इनका एक प्रपोर्शन है कि वो किस प्रपोर्शन में इलेक्ट होंगे और वो कैसे इलेक्ट होंगे। जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हैं उन्हें इलेक्ट करेंगे इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड एनी अदर सच लोकल अथॉरिटी। 1/3 ऑफ द मेंबर्स इनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं वो जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करेंगे। 1/12 ऑफ दी जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की उन्हें इलेक्ट करेंगे इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रिजाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन एटलीस्ट 3 इयर्स ग्रेजुएट, मीन जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और उसके 3 साल बाद वो एलिजिबल होंगे एमएलसी इलेक्शन में लोगों को इलेक्ट करने के लिए। और 1/12 ऑफ दी जो पर्सन है उन्हें इलेक्ट करेंगे जो उस पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं वो 1/12 ऑफ दी मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और रिमेनिंग जो भी मेंबर्स रह जाएंगे वो थ्रू नॉमिनेशन, मींस मैथमेटिकली 1/12 मेंबर्स रिमेनिंग रहेंगे जिनका नॉमिनेशन गवर्नर कर सकते हैं। और गवर्नर ऐसे किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि किस तरीके के लोगों को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो क्राइटेरिया दे रखा है सब क्लॉज 5 में 171 के, जो कि है ऑन द बेस दोज पर्सन शुड बी having experience in literature, science, art, cooperative movement and social service.
तो ये 5 कैटेगरी दे रखी है। अगर किसी इंडिविजुअल में, पर्सन में इन 5 फील्ड्स में काम किया हुआ है, तभी गवर्नर उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो विशाल सर के पास चलते हैं हम इसी टॉपिक को लेके। विशाल सर, आपके पास, यू आर ऑन द एयर। आप साथ साथ अगर क्वालिफिकेशन टू ऐड टू व्हाटएवर ऋषभ पांडे जी सेड, आप साथ साथ अगर क्वालिफिकेशन और इनका टेन्योर के विषय में बता सकें तो बहुत आभार होगा सर आपका। देखो, जहां तक ऋषभ जी ने बताया कि इलेक्शन के अलावा एक और प्रोसीजर है जो कि है नॉमिनेशन, और गवर्नर कैन नॉमिनेट अंडर द आर्टिकल 171 क्लॉज 5, और जिसमें अभी ऋषभ जी ने 5 फील्ड के बारे में बताया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि और जो मेंबर चुने जाएंगे उनकी जो उनका जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। और मजेदार बात तो यहाँ पे ये है, मैं जो है अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि ठाकरे जी को किस कैटेगरी में अगर नॉमिनेट करने के मामले में देखा जाए तो किस कैटेगरी में रखा जाए। मतलब वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से हैं, कि वो लिटरेचर से हैं, कि वो आर्ट्स से हैं, कि साइंस से हैं, कि सोशल सर्विस में आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोर्ट का डिसीजन बताना चाहूंगा। ये जो कोर्ट का डिसीजन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, और वो डिसीजन है हरशरण वर्मा वर्सेस चंद्रभान गुप्ता जी का केस था। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1961 में ये केस मतलब डिसीजन दिया, और डिसीजन ये दिया कि इवन द पॉलिटिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोशल सर्विस। तो जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो सोशल सर्विस के टर्म्स में हम कंसीडर कर सकते हैं, और हालांकि वो एक कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कर रहा है, ये उसका अपना विवेकाधिकार है। हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 163 क्लास 1 ये बात कही गई है कि गवर्नर जो है काम करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। ये गवर्नर के पास अपना पूरा का पूरा विवेकाधिकार होता है, जो कि आर्टिकल 162 में क्लियरली कट कहा गया है कि आप जो है गवर्नर बाध्य है एग्जीक्यूटिव मामलों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस को मानने की। जैसे कि इस महाराष्ट्र के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था, एड एंड एडवाइस दिया था गवर्नर साहब को कि आप उद्धव ठाकरे जी को जो 2 सीटें हैं उनमें से एक के लिए नॉमिनेट करें। लेकिन वो नॉमिनेशन, वो एड एंड एडवाइस को मानने को बाध्य है, दैट इज अंडर द आर्टिकल 162। वो अन्य कार्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसका अपना विवेकाधिकार है कि हम किसको इलेक्ट करते हैं, हम किसको नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो एग्जीक्यूटिव नहीं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। दैट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव एक्ट, सो गवर्नर इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये यहाँ पे टेक्निकलिटी आके एरोज हुई थी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अब एक बार इस विषय को लेके दिग्विजय के पास चलते हैं। ओवर टू यू दिग्विजय जी। यस, जैसे कि सारे पॉइंट्स विशाल सर ने और ऋषभ जी ने बता दिया। दीपक जी, आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज bicameral legislature is one of the quintessential features of, you can tell, India, or like we can tell the federal structure. It relies, there is a balance between the two houses where it works. तो सेंटर में तो हम देखते हैं कि चलिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है। पर बाकी सारे स्टेट्स में हम यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स फॉलो नहीं करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फेनोमेना जो है वो पहले 7 स्टेट्स में था, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिसॉल्व्ड, सो लाइक इट स्टेज इन 6 स्टेट, द लेटेस्ट वन बीइंग तेलंगाना। जैसे ऋषभ जी ने बहुत अच्छे से मेंशन किया दैट आर्टिकल 171 के 5th क्लॉज में हम देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नर हैज गॉट द पावर एंड डिस्क्रिशन, यू कैन टेल, ऑफ नॉमिनेटिंग द मेंबर्स, बट दैट नॉमिनेशन बाय द गवर्नर is also subjected to 5 fields, to choose experts from 5 fields, like president nominates 12 people to the upper house in the parliament. So the election, or you can tell the nomination, both in legislative council is like upper house in the state. It is like the upper house in the state. So the age limit is 30 years, and we have different categories. Like 1/3 of the members, they'll come from the municipalities, or like panchayat, or district communities, or like different sections. 1/3 of the members from legislative assemblies, 1/6 nominated by the governor,
1/12 ग्रेजुएट्स जो कि 3 साल के ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, 1/12 टीचर्स। तो ये पूरी तरीके से एक सोसाइटी में जो मिक्स फ्रेटर्निटी है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाकर लाने का प्रक्रिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया तो आइडिया ये था कि एक रिप्रेजेंटेशन जो हो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो, जहां पर एजुकेटेड लॉट वहां पर हो जो कि प्रश्न पूछ सके, स्टेट को अच्छे से चला सके। और ये पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ही है कि वो ऑन दी एडवाइस अपनी एडवाइस करती है, और पार्लियामेंट के पास पावर है उसको एबॉलिश करने की और उसको क्रिएट करने की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चेक एंड बैलेंस से चलता है। फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे स्टेट और सेंटर का कोऑपरेशन भी दिखता है और एक चेक एंड बैलेंस भी दिखता है कि कहाँ उसके परमिशन, मतलब उससे एक बार सजेशन लेके ही पार्लियामेंट उसको अबॉलिश कर सकती है और ये कर सकती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो आप इलेक्शन का प्रोसीजर कह रहे हैं उसमें भी मैक्सिमम नंबर्स हैं, मिनिमम नंबर्स हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के केस में एक्सेप्शनल था, 36 मेंबर्स थे, पर 40 मेंबर्स मिनिमम हो सकते हैं और 1/3 मैक्सिमम हो सकते हैं कंपेयर टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। So this is one of those important things that as students of constitutions, law, political science या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। उसमें गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या हैं, वो नॉमिनेट कर सकता है, और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सब कुछ है, सेफगार्ड्स भी हैं, चेक एंड बैलेंसेस भी हैं विद सेंटर एंड विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जी। तो नाउ ऋषभ जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा इस पे। हाँ जी ऋषभ जी। बस एक बात जो मैं डॉक्टर विशाल जी ने जो पॉइंट बोला उसके आगे बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो डिस्कशन की बात की, और अगर हम इस डिस्कशन पे हमें आर्टिकल 74 और आर्टिकल 173 में एक कंपैरिजन भी करना होगा कि जो 74 है जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के रोल को लेकर के है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड द प्रेसिडेंट के बीच में 1978 में एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें एक कह सकते हैं कि एक लाइन ऐड की गई थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस है वो जब सेकेंड टाइम जब दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एडवाइस। बट ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं स्टेट के रिस्पेक्ट में नहीं है, और स्टेट में अगर हम देखा जाए तो एक जो गवर्नर के पास कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिशनरी पावर है। वो चाहे तो फाइनेंस बिल को के एसेंट को लेकर के है, या फिर जो असेंबली डिसॉल्व करने को लेकर के है, फोर्टनाइट रिपोर्ट लेकर के है जो सेंटर को भेजता है। वो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। Okay, thank you very much, Rishabh ji. So now, to conclude the first part, I would like to sum up the points that आर्टिकल 171 के तहत कंपोजिशन या इन लोगों का इलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है कि आपके मिनिमम, जैसा दिग्विजय जी ने भी बता दिया, 40 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 1/3 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर, और आपका 1/3 इलेक्टेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, पंचायत से, और 1/12 इलेक्ट होते हैं ग्रेजुएट से, 1/12 इलेक्ट होते हैं टीचर से, और 1/3 दोबारा इलेक्ट होते हैं म्यूनसिपल एमएलए से। एमएलए इलेक्ट करते हैं 1/3 को, और लास्ट में जो बचे उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे गवर्नर साहब। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के यदि कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएंगे वो सवाल, हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब दे सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है रोल एंड ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस टॉपिक पे हम जाएंगे दिग्विजय जी के पास सबसे पहले। उनके पास जाने से पहले बस मैं थोड़ा बता दूं कि रोल एंड ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो हम ऑडियंस को ये बता दें, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में बताया गया है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल बी वेस्टेड विद एन इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स फॉर एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब आगे का विषय हमें दिग्विजय जी बताएंगे। दिग्विजय जी, ओवर टू यू सर। The election commission, hello. हाँ, we can hear you. The election commission is like, we can tell the stalwart, we can tell that protects, that we see with the hope that the election commission is there so there is fair and transparent elections in India. Article 324(1) vests the commission
with the power of superintendence, direction, and control of the elections to both houses of state legislature. Detailed provisions are made under Representation of People Act 1951 and rules are made thereunder. So we have already discussed in the previous sections, there are methods by which there are different sections of the society which are coming into the state legislative council, and therefore there are different provisions by which they are elected. So all the mandates are prescribed under Article 324(1). Whereas there are subsequent issues that challenges have come up. जब भी इलेक्शन हम देखते हैं, चाहे नॉमिनेशन बाय द गवर्नर और द इशू ऑफ सब्सिक्वेंट सक्सेशन विदाउट बीइंग इलेक्टेड फॉर लाइक 6 months, तो क्या होगा? तो ऐसा हम दो चीजों को दो इंस्टीट्यूशंस को भारत में देखते हैं रिव्यू मैकेनिज्म के तरीके से या सजेशन मैकेनिज्म के तरीके से, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। अब आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि गवर्नर या उस अपॉइंटमेंट के केस में, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के केस में सीख किया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र को देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरा डोलड्रम सिचुएशन जब क्रिएट हुआ, तो इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करती है और इलेक्शन कमीशन इंश्योर करती है कि बाइनियल इलेक्शंस जो ड्यू थे वो होंगे, और वो होकर जो क्राइसिस होने वाला है वो कहीं ना कहीं क्राइसिस पैदा होता इस ऑलरेडी कोविड-19 क्राइसिस के सिचुएशन में, तो वो किसी तरीके से सबवर्ट कर दिया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है। सो इलेक्शन कमीशन हैज अ वेरी primary role in deciding how state elections are to be held or the national elections to be held. And in case of state legislative councils, I believe that election commissions of India from time to time seek their interventions, and they decide that it is on the behest of the हेल्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन हो, उसको इलेक्शन कमीशन इंश्योर करती है कि कोई भी प्रोविजंस इस इलेक्शंस में दिए गए जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वो कहीं ना कहीं भी अंडरमाइन ना हो। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जी। इस विषय को लेके अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर श्री डॉक्टर विशाल सर के पास चलते हैं। तो विशाल सर, जैसा कि दिग्विजय जी ने इलेक्शन कमीशन के विषय में थोड़ा बहुत हमें जानकारी दी, तो आप इस विषय पर अपनी बात रखते हुए थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में ये बता सकते हैं कि क्या वजह थी जिस वजह से 28 नवंबर को ठाकरे साहब ने जो है शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर की, और आज तक उनका इलेक्शन नहीं हुआ? क्या कोई इसमें के पीछे कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज था, या इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए सर प्लीज। देखिए, जो दिग्विजय जी ने कहा वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताया। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या लीगल या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट थे, तो इसमें फिर मैं वही उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा जो ऋषभ जी ने जिक्र किया था कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, उसका जो क्लॉज ए है आर्टिकल सेक्शन 151A, तो साफ साफ कहता है कि अगर 1 साल से पहले का जो अगर टाइम टेन्योर ड्यू है, मतलब 1 ईयर, तो इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। लेकिन वहां पे भी दिग्विजय जी ने क्लियर कर दिया था इस बात को कि वो इलेक्शन के लिए हमको प्रोहिबिट करता है, इट डज नॉट प्रोहिबिट इन द मैटर ऑफ नॉमिनेशन, बाई इलेक्शन के लिए भी प्रोहिबिट करता है। तो ये वहां पे एस्पेक्ट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है कि ताकि जो उनका टेन्योर है वो जो 28 नवंबर को उन्होंने ओथ लिया था और 27 मई तक हो जाना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट दी है कि ताकि समय रहते इस आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बचाया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ ग्रेट पेंडेमिक, एज ये जहां तक इविडेंट है, सारी चीजें मालूम है, और खासतौर से पर्टिकुलरली महाराष्ट्र यहाँ पे इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब ये कोई नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई जो है संवैधानिक संकट की का मुद्दा खड़ा हो और चीजें स्मूथली जो है वो कैरी ऑन हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर इस टॉपिक पे बोलने के लिए ऋषभ पांडे जी के पास चलते हैं। तो ऋषभ जी, जैसा कि सर ने और दिग्विजय जी ने, विशाल सर ने और दिग्विजय जी ने इस टॉपिक पे अपनी बात रख दी, तो आपका क्या विचार है इस विषय में कि, और यदि जैसा आप थोड़ा बता चुके हैं, यदि इस सेक्शन में आप दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में इस मुद्दे पे पॉइंट डाल सके, यदि 27 मई को ठाकरे साहब इलेक्ट नहीं हो पाते तब क्या होता? अब एज पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिए तो उद्धव ठाकरे जी को 27 मई तक इलेक्ट हो ही जाना चाहिए, वेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वो 27 मई तक अगर इलेक्ट होकर के या नॉमिनेट होकर के अगर किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस के अगर मेंबर नहीं बन पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिजाइन
करना पड़ता अपने चीफ मिनिस्टरशिप से। अब बात अगर इस प्रेजेंट सिचुएशन में, जो कि पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर हम देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ख़राब होता, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इस कंट्री में देखें तो नंबर ऑफ जो केसेस हैं कंटामिनेटेड इंडिविजुअल्स के, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। तो उस समय अगर उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इस क्राइसिस के बीच में अगर रिजाइन करना पड़े, और या फिर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डिस्टेबल हो, तो कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स करता। बट लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उद्धव ठाकरे 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, okay, thank you very much, Rishabh ji. So now, to conclude this part, I would like to say that under Article 324, Election Commission has some powers and some duties and responsibilities for conducting elections with respect to Parliament, state legislatures, President, and Vice President. I think Digvijay ji, would you like to add something to it? Okay, I will get back to him. तो 324 में इलेक्शन कमीशन को ये सब ताकत, ये सब पावर, ये सब ड्यूटीज दी गई हैं, और यदि 27 मई तक ठाकरे साहब इलेक्शन नहीं जीत पाते तो उनको चीफ मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ती, क्योंकि 164(4) के तहत आप 6 महीने मैक्सिमम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर 6 महीने से एक्सटेंड होता है तो आपको वहां से निकाल दिया, मतलब उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो कि है हमारा पावर्स एंड डिस्क्रिशंस ऑफ गवर्नर इन एमएलसी इलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज इलेक्शन। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले हम विशाल सर के पास चलते हैं वापस। विशाल सर के पास जाने से पहले बस मैं अपनी ऑडियंस को एक दो फैक्ट्स बता दूं कि आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और आर्टिकल 154 के तहत गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होंगी सारी की सारी स्टेट की, और जो वो खुद या तो एक्सरसाइज करेगा या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर जो अपॉइंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा, या 5 साल तक का समय दिया गया है। तो आगे के विषय में सर, इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर की डिस्क्रिशन एंड पावर्स क्या हैं, प्लीज इस पे आप ऑडियंस को बताइए। ओवर टू यू सर। ओके, सी जहां तक राज्यपाल के डिस्क्रिशनरी पावर का जो है संबंध है, मतलब मुद्दा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विवेकाधिकार का, तो हमारे संविधान में कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल हैं और वो राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियां देते हैं, विशेषाधिकार की शक्तियां, जैसे आर्टिकल 239। As far as the Article 239 is concerned, the governor has discretionary power over the administration of union territories. As far as the Article 371 is concerned, there is a special discretionary power are given to governor with respect to the state of Maharashtra and Gujarat. As far as the Article 371A, capital A is concerned, a special discretionary power are given in respect to Nagaland, Article 371 capital H Arunachal Pradesh, and particularly in the 6th schedule, जो हमारी छठी अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो ट्राइबल एरियाज हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, इन एरियाज के ट्राइबल इन स्टेट के ट्राइबल एरियाज के मामले में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर दिए। In addition to this, governor has certain more discretionary power in as far as the discretionary power of our president of India is concerned. Point number one, I would like to raise here. राष्ट्रपति महोदय के पास अगर कोई मनी बिल आया तो उसको वो दोबारा मतलब एसेंट देने को बाध्य है, मतलब he cannot return it back to the parliament. Whereas governor of the state, as far as the discretionary power is concerned, even money bill को भी वो साइन करने को बाध्य नहीं है, वो उसको भी रोक सकता है। Similarly, कुछ और मामलों में राज्यपाल को in comparison to president of India कुछ और विशेषाधिकार दिए गए हैं as far as the pardoning power is concerned. हालांकि वो काउंसिल ऑफ एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर ही होता है, बट वहां पर भी राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति महोदय की तुलना में कुछ अधिक विशेषाधिकार
प्राप्त है। और यहाँ पर मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि एज फार एज वन डिसीजन इज कंसर्न, और वो कोर्ट का डिसीजन है, और वो डिसीजन है कि हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक 1979 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, he is neither under its control nor accountable to it and is an independent constitutional office। तो इस मामले में यदि हम देखें तो राज्यपाल का जो पद है वो स्टेट में इज द सुप्रीम। जैसे अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखें तो वो हेड होते हैं स्टेट के, उसी प्रकार से गवर्नर साहब राज्यों के हेड होते हैं, जो कि अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू चीजों को कैरी ऑन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये गवर्नर का मुद्दा काफी विवादों में भी रहता है। मतलब ये कई बार ऐसा आरोप लगता है कि जो भी गवर्नर हैं इन रेस्पेक्टिव स्टेट वो सेंटर के जो है दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। हालांकि ये आरोप निराधार होते हैं, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं। हमारे पास SR बोम्मई साहब का केस है जिसके अंतर्गत बाकायदा वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोविजन है, डिसीजन है। तो जो है ये है गवर्नर की विशेषाधिकार। अब यहाँ पर ये बार बार महाराष्ट्र में, अब देखो यहाँ पे विपक्ष द्वारा बेवजह आरोप लगाया जाता जो है, जो खास तौर से कांग्रेस और एनसीपी का वहां पे जो गठबंधन है शिवसेना के साथ, कि राज्यपाल महोदय नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, हमारे उनके पास 2 सीट है, हम 1 सीट पे नॉमिनेशन के लिए उनको कह रहे हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड हियर दैट ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का नॉमिनेट करने का, गवर्नर इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है, ये गवर्नर का अपना विशेषाधिकार है। हालांकि मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि नॉमिनेशन कोई नया नहीं है चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट करने के लिए, बट बहुत लेस कॉमन है। मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है लेकिन बहुत लेस कॉमन है। लेकिन यहाँ पर नॉमिनेशन करना ही होगा, इस बात के लिए वो गवर्नर को बाध्य नहीं कर सकते, ये उनका डिस्कस नहीं पा रहा। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ऋषभ पांडे जी, जैसा कि सर ने बहुत अच्छे से हमको गवर्नर के विशेषाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन एंड उनकी पावर के बारे में बताया, उन्होंने साथ साथ नॉमिनेशन की बात की। नॉमिनेशन हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये पार्ट हमारा गवर्नर पे ही है। तो मैं आपसे इस विषय पे बताते हुए, आप यदि उनके नॉमिनेशन के जो आपने मुझे 5 बिंदु बताए थे उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप हमारी जनता को बता पाएं कि क्या गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके मत में क्या लगता है आपको? ओवर टू यू सर। मेरे मत में, जैसे कि डॉक्टर विशाल जी ने कहा कि ये जो गवर्नर का अपना प्रेरोगेटिव है, अपना डिस्क्रिशन है कि वो इन 5 जो फील्ड्स मेंशन की गई है उसमें आर्ट है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है, इन सभी पे अगर वो चाहें तो किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब ये बात आती है इसमें कि ये जो नॉमिनेशन है ये गवर्नर खुद के डिस्क्रिशन पे यूज करेगा, या फिर अगर कोई लिस्ट ऑफ द मेंबर्स है या लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल नेम्स है कि आप इन्हें गवर्नर को भेजी गई है थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आप इन लोगों को आप काउंसिल में अपने कोटा से नॉमिनेट करिए। अब बात यहाँ पे आती है, क्या वो एडवाइस जो है वो गवर्नर पे बाइंडिंग है? अब ये हमें देखना होगा कि गवर्नर क्या यहाँ पे अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है, क्या वो उन नेम्स को रिजेक्ट कर सकता है। अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में देखें तो वहाँ पे हमने अभी कंपेयर किया था प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को कि किसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है। तो प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं आफ्टर द 1978 अमेंडमेंट जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर एडवाइस है, अगर वो प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट करता है, दोबारा से रिटर्न करता है, तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे अगर दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो प्रेसिडेंट बाउंड है उस एडवाइस को मानने के लिए। लेकिन इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट 163 में नहीं किया गया है जो कि गवर्नर को बाउंड करे कि दोबारा से अगर एडवाइस अगर भेजी जाती है उनके पास में तो वो उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नर अपना डिस्क्रिशन पूरी तरीके से यूज कर सकता है। उसे लगता है कि कोई पर्सन नहीं योग्य है नॉमिनेशन के तो वो उसका नाम रिजेक्ट कर सकता है, और दोबारा से अगर उसका नाम भेजा जाता है तो गवर्नर के ऊपर है। और इस केस को लेकर के इसमें अगर आप जुडिशरी के पास भी जाना चाहते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट के पास, कि ये जो डिस्क्रिशन है वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है,
तो इस पे कोर्ट के ऊपर है कि वो कोर्ट इसको किस तरीके से देखता है। इस पे हमारा लैंडमार्क जजमेंट एसआर बोम्मई केस भी है, जिसमें जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है, जो कि आर्टिकल 74 एंड 163 में से जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा गया था, उसको एसआर बोम्मई केस में बोला गया है कि एडवाइस तो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, लेकिन जिन मटेरियल पे वो पर्टिकुलर एडवाइस रेंडर की गई है उसको जुडिशरी स्क्रूटनाइज कर सकती है कि वेदर देयर इज एनी मटेरियल फैक्ट जिस पे वो अपनी एडवाइस दी गई है, उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी। दिग्विजय जी के पास चलते हैं इस विषय को लेके, लेकिन दिग्विजय जी एक थोड़ा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं और गवर्नर की जो स्थिति है वो बड़ी विकट होती है, उसको ड्यूअल रोल होता है उनका, क्योंकि वो अपॉइंट होते हैं सेंटर से, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट, और साथ साथ उनको गाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट को। और एड एंड सर, विशाल सर मैं आता हूँ एक बार इनकी ओपिनियन लेके। तो उनको साथ साथ स्टेट को जो है गाइड करना है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है एड एंड एडवाइस माननी है। तो अभी तक दोनों लोगों का मत यह है कि इस स्थिति में नॉमिनेशन के लिए एड एंड एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि बाध्य है भी, सपोज अगर वो बाध्य होते हैं, तो वो कब तक, जैसे गवर्नर के पास रिकमेंडेशन गई तो कितने दिनों में उनको अपना एसेंट देना होगा, क्या वो दबा के रख सकते हैं उस एसेंट को? इस विषय में प्रकाश डालते हुए सर प्लीज इस टॉपिक पे अपना ओपिनियन दीजिए। पहले तो दीपक जी, वी हैव टू इम्पोर्टेंट स्टेट्स इन करंट टाइम्स जहां पर गवर्नर बहुत ज्यादा न्यूज में है। वन इज महाराष्ट्र ड्यू टू द इलेक्शन ऑफ द सीएम, वन इज वेस्ट बंगाल where I'm currently in, where Jagdeep Dhavkar ji is the governor, and the governor has his typical political issues. He's confronting good issues with the chief ministers, जो कि state related issues है, लोग उसको political issues बना रहे हैं। तो हम बार बार देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट में गवर्नर को, आप जैसे विशाल सर ने 1979 का केस कोट किया जहां पर कहा जा रहा है कि ही इज इंडिपेंडेंट, बट समटाइम्स द स्टेट गवर्नमेंट जब उनके कन्वीनियंस के हिसाब से चीज नहीं होता है, तो देर ऑल्सो कॉल, यू रीड इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस बुक दैट द governor is the puppet or the agent of the central government. So sometimes when the state governments do not find it according to their convenience, I'll like to quote one case which is 1952 का केस है, बिमन चंद्र बोस वर्सेस डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्ली, कहते हुए दैट नन ऑफ द 9 नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर फुलफिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, हेल्ड दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट यूज हिज डिस्क्रिशन। उसमें गवर्नर को कहा गया कि आप अपनी डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते हैं, एंड he has to go by the aid and advice of the council of ministers. That was 1952. So मैंने अपने first section में कहा था that India, basically the Indian constitution or we can say that the Indian politics is a byproduct of conventions multiplied by the constitutional guidelines. हम convention से ज्यादा चलते हैं। Similarly, Article 163(1) of the Constitution makes it clear that the governor must follow the recommendations of the Council of Ministers in all situations, except in so far as he is, ये आपके प्रश्न का जवाब है, except by in his condition he feels that the Constitution requires him to exercise his functions or any of them in his own discretion. जब भी गवर्नर को लगता है कि वो अपने डिस्क्रिशन में अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं, तो वो करेंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ मिनिस्टर्स चलना है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से ही उनको चलना पड़ेगा। सिमिलरली, Koshari ji is bound to act by the advice of Council of Ministers, but in case of nomination he can reserve his power, because nomination और elections के केस में दोनों, जैसे कि ऋषभ जी ने भी एम्फसाइज किया, विशाल जी ने भी एम्फसाइज किया, इन दोनों केस में वो अपने पावर को रिजर्व कर सकते हैं, पर इलेक्शंस के केस में वो नहीं कर सकते हैं। Similarly, you saw that the crisis emerged in Maharashtra and election commission had to intervene. उद्धव ठाकरे has to, पॉलिटिक्स बताता हूँ, उद्धव ठाकरे has to ring in नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फोन किया, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसलिए इंटरवीन करती है क्योंकि वो पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहती सिचुएशंस को, इलेक्शंस को, तो वो इलेक्शंस कर देती ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये बहुत ही, मैं बार बार फर्स्ट सेक्शन से आपके चारों सेक्शंस में आते हुए मैं बार बार यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में हम सबको ये समझना होगा कि कन्वेंशंस इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटी भी गवर्नर को है। जैसे कि ऋषभ जी ने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाते हैं तो गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी भी है, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप कन्वेंशंस भी हम देखते हैं। जैसे एसआर बोम्मई केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत बार वहां से रेफरेंस उठाते हैं कि एसआर बोम्मई केस में ये हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस
सारी चीजें देखी हैं। तो मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली दीपक जी, एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी की तरह और एक्टिव पॉलिटिशियन यंग पॉलिटिशियन की तरह भी, गवर्नर भारत में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जिसको खुद भी कभी कभी सेफगार्ड करने की जरूरत पड़ती है, उसके पोजीशन को सेफगार्ड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट से तो इम्यूनिटी मिली है पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं मिला है। क्योंकि आप देखते हैं कि रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज वन प्रोसीजर जो बहुत क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल दोनों है। तो हम सबको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है कि जहां पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संतुलन अच्छा होता है, गवर्नर की फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो जाती है, और जहां गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट की टायरनी, अनार्की या फिर उनके काम करने के तरीके को क्वेश्चन करता है, तो खुद स्टेट गवर्नमेंट्स उनको एजेंट्स या पपेट्स करके मॉक करते हैं। Similarly is the case in West Bengal. So in contemporary politics, the governor, his position and his role is well defined in the constitution and also ambiguous in its own way. वो दोनों है, defined भी है और ambiguous भी है। वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से उसको यूज करती हैं फ्रॉम द स्क्रैचेस। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच दिग्विजय जी। इस सेशन को, इस पार्ट को कंक्लूड करने से पहले विशाल सर कुछ ऐड करना चाहते थे। सर, ओवर टू यू सर। नहीं, जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो दिग्विजय सर ने कर दिया। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कोट द वेरी फेमस केस ऑफ वो कलकत्ता हाई कोर्ट वाला, जो वो विमान चंद्र बोस जी का केस था, तो मैं उसी डिसीजन के बारे में बात करना चाह रहा था, तो वो दिग्विजय जी ने कोट कर दिया। दैट्स फाइन। ओके। तो अब हमारा लास्ट पार्ट पे हम पहुंचते हैं कि व्हाट इज द वे अहेड। अब परिस्थिति ऐसी है कि दोनों ही पक्षों की बातें हैं। एक पक्ष में, एक तरफ यदि हम देखें तो बाकी जो इलेक्शन है, चाहे तो राज्यसभा की 18 सीटों के इलेक्शन हो या बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक दफा होने वाले इलेक्शन, क्योंकि राज्यसभा या काउंसिल के इलेक्शन हर 2-2 साल में होते हैं 1/3 सीटों पे। तो बाइनियल इलेक्शन ऑफ बिहार, यूपी एंड तेलंगाना होल्ड पे हैं। और दूसरी स्थिति अगर देखें तो प्रेसिडेंट सेट हो रखी है, जहां पे जो व्यक्ति मेंबर नहीं था वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना, तो उनको 6 महीने के अंदर मेंबर बनाने के लिए इलेक्शन करवाए गए। जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी 1991, एचडी देवगौड़ा जी 1996, सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत जी 1991, राबड़ी देवी 1997, विजय भास्कर रेड्डी जी 1993 और रिसेंटली योगी आदित्यनाथ जी। तो इन दोनों को अगर देखें तो क्या, दिग्विजय जी के पास हम चलेंगे, क्या दिग्विजय जी आपको लगता है ऐसी स्थिति जब कोरोना की हालत महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में ही है कोरोना से, तो ऐसी स्थिति में इतने सारे वोटर्स को अपने घर से निकाल के एक जो भी पोलिंग बूथ होगा या जो भी जगह होगी वहां पे इलेक्शन के लिए बुलाना, वोट डलवाना, क्या ये उचित है? क्या इसको कोई और ऐसा माध्यम नहीं है कि इस इलेक्शन को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया जा सके? ओवर टू यू सर। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही दिग्विजय जी, शायद आपका माइक ऑफ है। नहीं, अभी भी आपकी आवाज, माइक ऑन है। वी कैन नॉट हियर यू। एक बार आप सर अपना तब तक चेक कीजिए वॉल्यूम। मैं एक बार विशाल सर के पास जाता हूँ इस सवाल को लेके। तो विशाल सर, जैसा कि मैंने कहा, दोनों तरफ की बातें हैं कि रिसेंटली मैंने बता ही दिया कि कितने सारे इलेक्शन होल्ड पे हैं और इससे पहले की भी प्रेसिडेंस है, तो दोनों तरफ के पक्ष के कुछ ना कुछ मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में अभी इलेक्शन करवाना उचित था? क्या होल्ड किया जा सकता था इलेक्शन महाराष्ट्र का भी? ओवर टू यू सर। देखिए दीपक जी, जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है, अभी दिग्विजय जी ने कहा था कि कन्वेंशंस होते हैं, तो ये बात मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कन्वेंशंस आर बेसिकली द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ एंड दे प्रोवाइड द लुब्रिकेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन। वो बेसिकली एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं, वो कहीं लिखे नहीं होते लेकिन बट दे आर द ड्राई बोन्स ऑफ लॉ, कानून की सूखी हड्डियां कहा जाता है। तो ये कन्वेंशन है, परंपरा है कि जो है इलेक्शन होना चाहिए, और 6 महीने के पहले ऑब्लिगेशन भी है कि होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। लेकिन ये आपका जो सवाल है कि क्या इसको टाला जा सकता था, या ये कोविड जो महामारी हम जिससे आज की स्थिति में भारत जूझ रहा है, तो ऐसे में क्या ये लोगों को बाहर निकाल कर मुझे इलेक्शन करवाना उचित होगा? अगर इसमें आप मेरी अपनी व्यक्तिगत राय पूछें तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उद्धव जी को अगर आपकी सीएम की कुर्सी जा रही है तो इस पे क्या है, तौबा जाने दीजिए, दूसरे आदमी को आप अपनी कुर्सी पर आने दीजिए जो आदमी उसके लिए योग्य है, एलिजिबल है। मतलब आपको लगता नहीं कि मतलब कितना बड़ा जोक है ये?
जो मतलब ये है कि आप किसी भी सदन के मेंबर नहीं, 6 महीने पूरे होने को हैं, आप राज्यपाल साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको बना दीजिए मेंबर, जो कि राज्यपाल साहब का अपना विशेषाधिकार है। और उसके बावजूद भी जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है स्टेट लेवल पे, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार कर रहे हैं। अरे भाई, आप अपनी कुर्सी छोड़िए, नेक्स्ट पर्सन हु इज वेटिंग और हु इज सो एलिजिबल, उसको आप दीजिए। अगर सही माने में आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो। लेकिन जरा यहाँ पे देखिए, अपनी कुर्सी की चिंता पड़ी, यहाँ पर लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता पड़ी है इस कोविड महामारी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 आवर मल्टीप्लाइड बाई 7 डेज लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे उद्धव ठाकरे साहब को अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी। आपने देखा नहीं है इस बेरोजगारी के माहौल में, मतलब जो थोड़ा सा बेरोजगारी शुरू हो गई है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरी बचाने की किल्लत है कि किसी जगह से नौकरी बचे। यहाँ पे उद्धव साहब को देखो अपनी कुर्सी बचाने की किल्लत है। भाई हमारी कुर्सी बचा लो पीएम साहब। आई पर्सनली डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी जब बिगेस्ट लार्जेस्ट मेजॉरिटी, उनको 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 पावर देना चाहिए कि यस प्लीज कम। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता। मेरा अपना ही व्यक्तिगत विचार है। थैंक यू। थैंक यू अमर। तो दिग्विजय जी का लगता है माइक ठीक हो गया। दिग्विजय जी आप सुन सकते हैं मुझे? आपकी दिग्विजय जी की आवाज नहीं आ पा रही हम लोगों के पास तक। एक बार आप हैंड्स फ्री हटा के बोल सकते हैं, अगर शायद आवाज आ जाए तो। हैंड्स फ्री निकाल के एक बार बोल के कोशिश कीजिए सर। वी कैन नॉट हियर यू। एक बार हमें लगता है मुझे ऋषभ पांडे जी की तरफ रुख करना पड़ेगा। दिग्विजय जी की आवाज हम तक आ नहीं पा रही है किसी वजह से। तो ऋषभ पांडे जी, जैसा कि सर ने बता दिया, उतनी उन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियन बता दिया। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई लॉ पास करके या कुछ किसी और ढंग से, और क्या हम इलेक्शन करवाने के लिए कोई ऐसा मोड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें लोगों को बाहर ना जाना पड़े? क्या संभावना आपको लगती है कुछ? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पहली बात देखा जाए तो 6 महीने से आगे इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हमारे पास लॉज हैं उसमें उद्धव ठाकरे जी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एज अ चीफ मिनिस्टर। दूसरा, अब क्या हम कोई ऐसा लॉ या ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास कर दे। लेकिन अब एक पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए ऑर्डिनेंस पास करना, अब ये भी देखना होगा कि ये किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, क्योंकि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि आप ऐसा कुछ करें। और बाकी डॉक्टर विशाल जी ने जैसे अपना ओपिनियन दिया था, हर किसी के पास अपना अपना ओपिनियन, और मैं भी एक अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे कोई नॉर्मल मिनिस्टर होते तो बेस जाहिर सी बात है वो रिजाइन कर देते और कोई भी मतलब एक अपना एक एग्जाम्पल सेट करते कि कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते एज अ मिनिस्टर। बट यहाँ पे जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करेंगे तो सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं नया आएगा, यहाँ पे पूरी जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी और फिर से सारे नए चीफ मिनिस्टर नया बनेगा, नए मिनिस्टर बनेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं एक स्टेट ऐसा जहां पे इतने नंबर ऑफ केसेस हैं, तो उस स्टेट में ये सिचुएशन ना ही अराइज हो कि जहां पे पूरी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो और फिर से नई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने। सो ये कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। और बात रही इलेक्शन कमीशन की, और जैसे कि आपने बात कही कि इस टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना जहाँ पे लाइक कोई ऐसा नहीं है कि 10-15 या लाइक 50-100 लोग हैं जिनको इलेक्शन में वोट करना है। काफी नंबर्स में लोग मोबिलाइज होंगे, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ मोबिलाइज होगा, वोटर्स मोबिलाइज होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस मोबिलाइज होंगी टू अ सम एक्सटेंट। काउंसिल इलेक्शन में इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे स्टेट में फिर वही बात होती है, यहाँ स्टेट स्पेसिफिक है जहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, वहां पे आप लोगों का मूवमेंट कराएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं लाइक सही नहीं रहेगा स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एज अ कलेक्टिव डिसॉल्व होना ये भी सही नहीं रहेगा। सो ये बड़ी ही एक यूनिक सिचुएशन अराइज हुई है कि आप यहाँ पे या तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कराइए या फिर आप लोगों को मोबिलाइज करा के इलेक्शन कराइए।
सो यहाँ कहीं ना कहीं कोई एक एक्सट्रीम जो सिचुएशन एक्सेप्शन होता है, हमें एक एक्सेप्शन के तौर पे सिचुएशन को लेकर के प्रेजेंट गवर्नेंट को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने देना चाहिए टिल दी सिचुएशन नॉर्मलाइज, और उसके बाद जो भी इलेक्शन हो। लेकिन मेरी ये अपनी ओपिनियन है। ओके, एक बार दिग्विजय जी की आवाज अगर हम तक आ गई तो दिग्विजय जी एक बार बोलिए कि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। अभी भी दिग्विजय जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं एक बार फिर और मैं खुद कंक्लूड करना पड़ेगा। दिग्विजय जी की आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है। नहीं, वी कैन नॉट हियर यू दिग्विजय जी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे एक आपकी बाइट मंगवा लेंगे इस पे लास्ट ओपिनियन पे। थैंक यू वेरी मच। तो अब एक मैं लास्ट कंक्लूड कर दूं इस सेशन को कि जैसा कि विशाल सर ने कहा दिग्विजय जी की हम ओपिनियन नहीं ले पा रहे, मैं अपनी बता देता हूँ। फिर विशाल सर ने कहा कि रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और ऋषभ जी ने कहा रेजिग्नेशन देंगे तो पूरी गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी ओथ दोबारा से होगी, नया चीफ मिनिस्टर, नए मिनिस्टर सब होंगे, तो भी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता था? जिस स्टेट में इतने सारे माइग्रेंट लेबरर थे, वो जाना चाहते थे, उनको मूवमेंट करने नहीं दिया गया, लेकिन अब मूवमेंट करवाई जा रही है इलेक्शन के लिए। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था जैसा जयललिता जी ने किया था? जब उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी सरकार गिराने की बजाय, उन्होंने अपने एक विश्वसनीय को कुछ समय के लिए बना दिया। तो क्या यहाँ पे ठाकरे जी, सॉरी दिग्विजय जी निकल गया मुझे, ठाकरे जी किसी अपने विश्वसनीय को कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बना दें, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो वह वापस उस पद को ले सकते हैं। तो इससे होगा ये कि हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करने से, उनकी जान को या उनकी हेल्थ को खतरे में डालने से भी बच जाएंगे, और जो सरकार गिरने से भी मेरे ख्याल से बच जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा शो देखा, और मैं अपने पैनलिस्ट डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह जी और ऋषभ पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारी जनता को लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।